अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे साथ चेंज मैनेजमेंट है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे चेंज को कि चेंज किसे कहते हैं और चेंज मैनेजमेंट से क्या मुराद है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ चेंज को। इसके बाद फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे डिफरेंट चेंज थ्योरीज़ को। जो डिफरेंट चेंज थ्योरीज़ पेश की गई थी उनमें क्या बातें की गई थी, तो उन पर हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ इंटीग्रेट एनी ऑफ द चेंज थ्योरीज़ in given situation, Lewis theory and step of change in a word situation। इसके अलावा learn about the techniques for dealing with resistance। इसी तरह से जब हम किसी जगह में चेंजेस को लाना चाहते हैं तो उस चेंजेस के ख़िलाफ़ जो मुज़ाहमत की जाती है या जो मुज़ाहमत करते हैं लोग, तो उसको हम किस तरीक़ों से जो है कम कर सकते हैं या उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा लर्न्स अबाउट द स्किल्स दैट अ चेंज एजेंट शुड पोजेस, मतलब वो कौन से स्किल्स है जो कि चेंज एजेंट में होने चाहिए जिसके ज़रिए वो किसी भी किस्म के चेंजेस को जो है किसी भी इन्वायरमेंट में वो ला सकते हैं, उसको नाफिज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में डिटेल के साथ बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं चेंज की। चेंज किसे कहते हैं? चेंज की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो चेंज से मुराद तब्दीली को कहता है। ठीक है, किसको कहते हैं? तब्दीली को कहते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ चेंज के दो किस्में हैं। एक हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है, एक हमारे साथ क्रिएटिव चेंज होती है। जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में हम तब्दीलियाँ इस मकसद के लिए जो है नाफिज करते हैं, इस वजह से जो है हम तब्दीलियाँ लाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी लोग काम कर रहे हैं तो वो उस इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को क्या कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, अपने आप को जो है उस इन्वायरमेंट के साथ अडॉप्ट कर सके। इसी तरह से जो क्रिएटिव चेंज है, तो क्रिएटिव चेंज को लाने का जो बुनियादी मकसद होता है हमारा, वो यही होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी इंस्टीट्यूट की क्या करें, ग्रोथ करें, उसकी ग्रोथ में हम इम्प्रूवमेंट लाए, उसकी डेवलपमेंट हम करें। ठीक है, तो इस वजह से हम क्रिएटिव चेंजेस को क्या करते हैं, लाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या किसी भी जगह पर। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज़ एसेंशियल फॉर एडाप्टेशन एंड क्रिएटिव चेंज इज़ मैंडेटरी फॉर ग्रोथ। वही बात है जो कि मैंने आपको अभी कही कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है ये एडाप्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और क्रिएटिव चेंज जो है ये असल में ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर चेंज की बात करें तो चेंज जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम किसी चीज़ को जो है मुख्तलिफ़ तरीके से क्या करते हैं, उसको हम सर अंजाम देते हैं जो कि पहले उस तरह से नहीं था। ठीक है, सो चेंज इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डिफरेंट फ्राम व्हाट इज़ वाज। ठीक है, मतलब किसी चीज़ को हम मुख्तलिफ बनाते हैं जो कि पहले ऐसे नहीं हुआ करता था या ऐसा नहीं था। तो इस अमल को क्या कहते हैं? इस अमल को चेंज कहता है। ठीक है, इसके अलावा चेंज इज़ अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट। MCQs के हवाले से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चेंज जो है ये असल में एक अमल है, इवेंट नहीं है। ठीक है, ये एक अमल है जो कि स्टेप वाइज मेथड्स के ज़रिए जो है इसको कंप्लीट किया जाता है। सो जो हमारे साथ प्रोसेस होता है तो प्रोसेस जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, शुरुआत होने के बाद फिर इसमें हमारे साथ ट्रांजिशन फेज़ आता है जिसमें हम जितनी भी तब्दीलियां हम करना चाहते हैं या हमें रिक्वायर्ड होती है तो उन तब्दीलियों को हम क्या करते हैं, नाफिज करते हैं। और उसको नाफिज करने के बाद हमारे साथ जो चेंज प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हो जाता है जिसके एंड पर हमारे साथ डिज़ायर आउटकम जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं चेंज मैनेजमेंट की। चेंज मैनेजमेंट की अगर सिंपल अल्फाज में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करके बताऊं तो चेंज मैनेजमेंट ये असल में हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक सिस्टमेटिक सोर्स होता है किसी भी जगह पर चेंजेस लाने के लिए या किसी भी जगह पर मॉडिफिकेशन को नाफिज करने के लिए, मॉडिफिकेशन लाने के लिए, ठीक है। सो चेंज मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच डीलिंग विद द ट्रांजिशन or transformation of an organization goals, processes और technologies, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट ये है हमारे साथ एक सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम चेंजेस के साथ डील करते हैं, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं या लाने वाले होते हैं तो उसको जो है हम इस चेंज मैनेजमेंट के ज़रिए क्या करते हैं, डील करते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में लाने वाले होते हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको भी हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। इसके साथ साथ जिन प्रोसेसेस के ज़रिए हम उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने वाले थे या कंप्लीट कर रहे थे उसको भी हम क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। और इसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे थे तो उसमें भी हम क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन ला देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ चेंज मैनेजमेंट इज़ टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर इफेक्टिव चेंज, कंट्रोलिंग चेंज एंड हेल्पिंग पीपल टू अडॉप्ट टू चेंज, ठीक है। अब हम जो चेंज मैनेजमेंट करते हैं तो इसका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हम ऐसे स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ऐसे तरीक़ेकार, ऐसे तरीके अपनाएं जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो मॉडिफिकेशन करने के लिए। इसी तरह से जो मॉडिफिकेशन हम करने वाले होते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में हो और इसके साथ साथ हम उन लोगों की मदद करें जो कि इस चेंज को क्या कर सकते हो, आसानी से फिर इसको क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द नर्स इज़ चेंज एजेंट। द चेंज एजेंट इज़ वन हु वर्क टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। MCQs के हवाले से ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ चेंज एजेंट? चेंज एजेंट किसे कहते हैं? चेंज एजेंट से मुराद वो लोग जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में मॉडिफिकेशन करने वाले होते हैं या मॉडिफिकेशन को नाफिज करने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को हम चेंज एजेंट कहते हैं, ठीक है। बीइंग अ चेंज एजेंट हाउएवर इज़ नॉट ईजी although the end result of change may benefit nurses and patient। इसी तरह से चेंज एजेंट होना ये इतना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, न्यू पॉलिसीज़ जो है वो नाफिज करते हैं, तो ज़ाहिर बात है इस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद पहले से जो काम करने वाले होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनको जो है वो चेंजेस पसंद नहीं होती, तो इस वजह से वो इस चेंजेस के ख़िलाफ़ जो है वो मुज़ाहमत करते हैं, अपोजिशन शो करते हैं, रिजेक्ट करते हैं आपकी पॉलिसीज़ को। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये एक मुश्किल काम होता है एक चेंज एजेंट के लिए। लेकिन इसके एंड में जो आउटकम होते हैं तो इससे फिर एज अ नर्स को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है और इसके साथ साथ पेशेंट को भी इसके बहुत सारे फ़ायदे जो है वो मिलते हैं, ठीक है। इनिशियली इट रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी इन द हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ केयर। सेवरल रीसेंट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट नर्सेज रोल इन फैसिलिटेटिंग चेंज, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि चेंज एजेंट के लिए मॉडिफिकेशन करना ये इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि जब भी वो न्यू पॉलिसीज़ को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर मौजूद जो पहले से काम करने वाले लोग होते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है इन पॉलिसीज़ को एक साथ ही रिजेक्ट कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इन पॉलिसीज़ को जो है अपोजिशन शो करते होंगे और वो जो है इसको नहीं मानेंगे। तो इस वजह से स्टार्ट में जो है किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है दरकार होता है। इसके साथ साथ चेंज एजेंट को बहुत ज़्यादा एफर्ट कोशिश करनी पड़ती है और उसकी जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इन मॉडिफिकेशन को नाफिज करने में लगती है, ठीक है। इसी तरह से होल्ट्रोप एट ऑल फाउंड दैट नर्सेज या नर्स कंसल्टेंट्स
improve health behavior in patient into health care system. McDavid and Walker report that small changes in communication resulted in improved patient satisfaction in a pediatric unit. मैकडेविड और वॉकर ने ये रिपोर्ट पेश किया था कि अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी बातचीत करने का जो तरीका है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी चेंजेस लाते हैं तो इससे आपकी पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है किसी भी पीडियाट्रिक यूनिट में। ठीक है, मतलब इस बात का ये है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, उसमें बेहतरी आ जाए, आप कम्युनिकेशन स्किल को सीख ले तो इससे ये होगा कि इससे फिर आप बहुत आसानी से अपने जो पेशेंट है उनको सेटिस्फाई कर सकेंगे। उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप उनको जो है आसानी से जो है अच्छे अल्फाज में, आसान अल्फाज में उनको समझा सकेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। फाइनली McMurray et al. Found that nurse managers play a key role in implementing successful change in bedside handover in 2 hospitals. Changes will continue at a rapid pace with nursing expert guidance. ठीक है, McMurray ने जो है ये बात की थी कि नर्स मैनेजर जो है ये एक बुनियादी रोल जो है प्ले करते हैं किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन को लाने में। ठीक है, टाइप्स ऑफ चेंज। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ फिर चेंजेस के भी अकसाम है। एक्करमैन 1997 हैज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस। इन्होंने जो है 1997 में चेंजेस में जो है 3 किस्म के जो डिफरेंसेस हैं, मतलब 3 किस्म के जो चेंजेस है इसमें जो है डिफरेंसेस को क्या किया था, वाज़ेह किया था। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ डेवलपमेंटल चेंज है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ ट्रांजिशनल चेंज है और तीसरे नंबर पर हमारे साथ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कहलाती है। ठीक है, अब हमारे साथ चेंज थ्योरीज़ है। चेंज थ्योरीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बेसिकली और जो कॉमन माने जाने थ्योरीज़ है वो हमारे साथ 5 है। ठीक है, सो 5 थ्योरीज़ एक्सप्लेन द चेंज प्रोसेस फ्रॉम अ सोशल टू साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, 5 चेंज थ्योरीज़ हमारे साथ ऐसे है जिसने जो है जो चेंज प्रोसेस है इसको जो है सोशल से लेकर साइकोलॉजिकल नज़रिए से जो है इसकी क्या की है, एक्सप्लेनेशन की है, वजाहत की है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ लेवन फोर्स फील्ड मॉडल है जिसको लेवन ने जो है 1951 में पेश किया था। इसके साथ साथ लिपिड एंड कोलीग 7 स्टेप प्रोसेस जिसको 1958 में पेश किया गया था। इसी तरह से हैवलॉक 6 स्टेप्स प्रोसेस जिसको 1973 में पेश किया गया था और रोजर 5 स्टेप्स इनोवेशन जिसको 2003 में पेश किया गया था। और आखिरी जो 5वां चेंज थ्योरी है हमारे साथ वो है प्रोचेस्का एंड डायक्लेमेंट 5 स्टेजेस जिसको 2005 में पेश किया गया था। तो इन 5 थ्योरीज़ को अब हम 1 बाय 1 डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जो मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली जो थ्योरी है उसको लेवन थ्योरी ऑफ चेंज कहते हैं जिसको 1951 में प्रेजेंट किया गया था, पेश किया गया था। ठीक है, 1951 में लेवन थ्योरी ऑफ चेंज को पेश किया गया था। लेवन प्रपोज अ फोर्स फील्ड मॉडल। इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी चेंज थ्योरी, तो इसका नाम क्या था, फोर्स फील्ड मॉडल था। ठीक है, फोर्स फील्ड मॉडल ऑफ चेंज थ्योरी। दैट बिहेवियर इज अ डायनेमिक बैलेंस फोर्स वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये बात की थी कि जो बिहेवियर है, लोगों का जो रवैया होता है, तो ये एक डायनेमिक बैलेंस फोर्स के बेस पर जो है ये काम करती है। ठीक है, और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकती है। और अपोजिट डायरेक्शन में कब ये काम कर सकती है इसकी वजाहत इन्होंने आगे की है। Driving force facilitate change, so they push into desired direction, but restraining forces impede change, they push back in opposite direction.
इन्होंने ये बात की थी कि ड्राइविंग फोर्स मतलब ये हमारे साथ एक ऐसा फोर्स होता है जो कि आपको जो है चेंज की तरफ क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, मतलब आपको मॉडिफिकेशन की तरफ क्या करती है, उसकी तरफ आपको पुश करती है और आपको जो है मॉडिफिकेशन के लिए क्या करती है, आपको आमादा करती है। सो इस वजह से जब आप ड्राइविंग फोर्स को लगाते हैं तो आप उस फोर्स के डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट हमारे साथ जो दूसरा फोर्स है जिसे रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहते हैं, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो है ये असल में उस मॉडिफिकेशन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत शो करती है और ये आपको ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करती है, वापस से क्या करती है, धकेलती है। इफ़ द प्लेन इज़ टू चेंज, अगर आपका प्लेन जो है वो मॉडिफिकेशन की ही है, देन समवन एनालाइज द फोर्सेस एंड शिफ्ट द बैलेंस थ्रू अनफ्रीजिंग, मूविंग एंड रीफ्रीजिंग। ठीक है, अगर आपका प्लेन जो है वो मॉडिफिकेशन लाना ही है तो फिर कोई ऐसा बंदा जो है वो होना चाहिए जो कि ये एनालाइज करे, क्या करे, एनालाइज करे उन फोर्सेस को और उन फोर्सेस को जो है ख़ास टाइम पर यूज़ करते हुए मॉडिफिकेशन को जो है उसको क्या करे, इम्प्लीमेंट करे, जिसमें हमारे साथ एक जो फेज़ है अनफ्रीजिंग फेज़ है, दूसरा फेज़ हमारे साथ मूविंग फेज़ है और तीसरा फेज़ जो है हमारे साथ रीफ्रीजिंग फेज़ है। अब इन तीनों फेजेस को जो है हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ लिविंग थ्योरी ऑफ चेंज में जो अनफ्रीजिंग फेज़ है, तो अनफ्रीजिंग फेज़ से मुराद ये है कि चेंज अकर बाय एडिंग न्यू फोर्स टू चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फोर्स। अनफ्रीजिंग फेज़ ये हमारे साथ एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें आप अपने अंडर जो काम करने वाले लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो काम करने वाले लोग होते हैं तो उनको आप जो है कुछ हद तक अपनी बात पर आमादा कर देते हैं। तो जब आप उसको अपनी बात पर आमादा कर देते हैं तो ये वो फेज़ होता है जिसमें आप जो है उन रूल्स रेगुलेशन, उन पॉलिसीज़ को जो है अप्लाई करते हैं और इन पॉलिसीज़ को अप्लाई करते हुए लोगों को जो है इन पॉलिसीज़ की लिए जो है या इन पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आमादा करते हैं। ठीक है, तो इस फेज़ को क्या कहते हैं, अनफ्रीजिंग फेज़ कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ जो दूसरा फेज़ आता है वो है मूविंग। मूव स्ट्रेटजीज में क्या होता है, दैट इंक्रीज ड्राइविंग फोर्स एंड डिक्रीज रिस्ट्रेनिंग फोर्स। मूव स्ट्रेटजीज में हम क्या करते हैं, मूव स्ट्रेटजीज में हम अपने क्लाइंट को जो है अपनी पॉलिसीज़ के मुताबिक चलने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, उन पर जो है एक ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं और वो स्टिमुलेट होते हैं उस पॉलिसीज़ को फॉलो करने के लिए, उस पॉलिसीज़ पर जो है उस पॉलिसीज़ के मुताबिक काम करने के लिए। और इसी तरह से इसी फेज़ में जो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस होते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो जो है इस पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं, इस पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अपोजिशन शो कर सकते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं और इस तरह से फिर लोग जो है वो किसी किस्म की अपोजिशन जो है वो शो नहीं करते। इसके बाद जो तीसरा फेज़ है हमारे साथ वो है रीफ्रीजिंग फेज़। रीफ्रीजिंग फेज़ ये असल में हमारा डिज़ायर स्टेट होता है, मतलब जो कंडीशन हम चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से, जो चेंजेस हम नाफिज करना चाहते हैं। ठीक है, तो रीफ्रेजिंग फेज़ जो है ये हमें अपनी डिज़ायर स्टेट के बारे में क्या करती है, बताती है, जिसमें फोर्स विल बी टुवर्ड द चेंज, जिसमें जो मोटिवेशन होती है, जो हम इनकरेज कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उस चेंजेस के तरफ जो है उनको हम क्या कर रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो तीन फेजेस है लिविंग थ्योरी ऑफ चेंज के। ठीक है, फिर हमारे साथ दूसरी जो थ्योरी है चेंज की वो है लिपिट एंड कोलीग, जिन्होंने 1958 में जो है इस थ्योरी को पेश किया था। लिपिट एंड कोलीग एक्सटेंडेड लिविंग थ्योरी इनटू 7 स्टेप्स प्रोसेस टू फोकस ऑन एवोल्यूशन ऑफ चेंज इटसेल्फ। लिपिट के साथ जो काम करने वाले उनके कोलीग थे, तो इन्होंने लिविंग थ्योरी की क्या की थी, लिविंग थ्योरी की मज़ीद वजाहत करके इसको जो है 7 स्टेप प्रोसेस में पेश किया। ठीक है, और इस थ्योरी में इन्होंने जो है उस एवोल्यूशन पर फोकस किया था जो कि चेंज के दौरान जो है आता है। ठीक है, लिपिट डज नॉट सी द मॉडल स्टेप बाय स्टेप, ही आर्ग्स दैट सम कैन हैपन एट द सेम टाइम एंड सम ऑफ द फेजेस में बिकम मिक्स। ठीक है,
इसके अलावा लिपिड ने जो ये थ्योरी पेश की, तो इस थ्योरी में लिपिड ने जो है तमाम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखा था, बल्कि इन्होंने ये बात की थी कि कुछ स्टेप्स ऐसे हैं हमारे साथ जो कि उसी टाइम पर हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे भी है जो कि एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो जाते हैं और जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से लिपिड मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस चेंज दैट लीड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी केयर एंड पेशेंट आउटकम बेस्ड ऑन नर्सिंग प्रोसेस। लिपिड ने जो है थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी को उन्होंने जो है चेंजेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो है इस थ्योरी को जो है उन्होंने यूज़ किया था, और इसी तरह से क्वालिटी ऑफ केयर और पेशेंट की जो आउटकम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, जो कि नर्सिंग प्रोसेस पर क्या करता है, इन्हिसार करता है। इसी तरह से लिपिड एंड उनके जो कलीग थे जिन्होंने 1958 में चेन थ्योरी पेश की थी, तो इसके जो 7 फेजेस है या जो 7 स्टेप प्रोसेस है वो मंदरजा झेल है, जिसमें पहले फेज़ में या पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, डेवलपिंग अ नीड फॉर चेंज। इसमें हम क्या करते हैं, नीड फॉर चेंज हम देखते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, उसकी हम इवोल्यूशन करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे की हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, उनसे हम डेटा गैदर करते हैं, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितने भी वीक पॉइंट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, जितनी भी एडवांसमेंट या जो टेक्नोलॉजी की कमी है, उसको हम देखते हुए हम क्या करते हैं, चेंज की जो ज़रूरत है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेवलप्ड करते हैं। ठीक है, दूसरे फेज़ में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम असेसिंग मोटिवेशन एंड कैपेसिटी फॉर चेंज। दूसरे फेज़ में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो लोग हैं उनमें वो कैपेसिटी देखते हैं कि ये लोग जो है कितनी हद तक इस चेंज को जो है बर्दाश्त कर सकेंगे, और इस मॉडिफिकेशन के लिए ये लोग जो है कितनी हद तक जो है ये मोटिवेटेड है। तो उनकी मोटिवेशन जो है उसको हम क्या करते हैं, असेस करते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जो कैपेसिटी है मॉडिफिकेशन के लिए कि किस हद तक जो है ये इस एनवायरनमेंट या जो नई पॉलिसी हम नाफिज करने वाले हैं इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो दूसरे फेज़ में हम इसकी असेसमेंट करते हैं। तीसरे फेज़ में हम क्या करते हैं, डायग्नोसिंग द क्लाइंट सिस्टम प्रॉब्लम। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जो एम्प्लॉयज़ है या जो हेल्थ केयर सिस्टम में क्लाइंट है, ठीक है, तो उनको उस सिस्टम में किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं या उन एम्प्लॉयज़ को किस तरह के इश्यूज़ जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। इसके अलावा फेज़ 4 या स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अल्टरनेटिव रूट्स जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, बनाते हैं। 5वें फेज़ में हम ट्रांसफॉर्मिंग इंटेंशंस इनटू एक्चुअल एफर्ट टू चेंज। जितनी भी हमने प्लानिंग की हुई होती है तो उस प्लानिंग को जो है हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। छठे फेज़ में हम जो है जो चेंजेस हमने नाफिज किए हैं तो उन चेंजेस को हम उसी तरह से जो है स्टेबलाइज रखते हैं। और 7वां फेज़ जो है ये हमारे साथ टर्मिनल रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये वो इम्पोर्टेंट 7 स्टेप प्रोसेस है जो कि लिपिड और उनके कोलीग्स ने 1958 में पेश किया था। ठीक है, लिपिड एंड उनके कोलीग्स ने जो चेंज थ्योरी पेश की थी तो ये 1958 में पेश की थी। ठीक है, जो कि 7 स्टेप प्रोसेस पर मुश्तमिल है। इसी तरह से फिर हमारे साथ जो तीसरी चेंज थ्योरी है वो है हैवलॉक, जिन्होंने 1973 में इस थ्योरी को पेश किया था। हैवलॉक इन 1973 डिस्क्राइब अ 6 स्टेप्स प्रोसेस आल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिविंग मॉडल। ठीक है, हैवलॉक ने जो 1973 में थ्योरी पेश की थी तो ये भी असल में लिविन ने जो मॉडल पेश की थी तो उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसको इन्होंने जो है 6 स्टेप्स पर जो है इसको जो है एक्सटेंड किया था। 6 स्टेप पर मुश्तमिल इस थ्योरी को क्या की थी, इसने
तैयार की थी, पेश की थी। Havelock described an active change agent as one who uses a participative approach. Havelock ने अपनी थ्योरी में एक एक्टिव चेंज एजेंट को जो है उसकी वजाहत की थी, जो कि इस पूरे प्रोसेस में जो है एक्टिवली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। The 6 steps process that acknowledge resistance to change and the need to carefully plan for change। ठीक है, अब हमारे साथ जो 6 स्टेप प्रोसेस थ्योरी है, ठीक है, तो इस थ्योरी में जो है उस रेजिस्टेंस के बारे में जो है बताया गया है, जो कि चेंज के अगेंस्ट जो है वो होता है, अपोजिशन शो करता है। और इसी तरह से इस चेंज के लिए हम जो केयरफुली प्लानिंग करते हैं उसके हवाले से जो है इस थ्योरी में क्या की गई है, एक्सप्लेनेशन की गई है, वजाहत की गई है। सो जो 6 स्टेप प्रोसेस है हैवलॉक के, ठीक है, उसमें पहला जो स्टेप है वो है बिल्डिंग अ रिलेशनशिप को बनाना। फॉर चेंज, अगर हम मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना होगा कि द रिलेशन विद सिस्टम शुड बी एस्टेब्लिश दिस स्टेज ऑफ प्री कंटेम्पलेशन। ठीक है, प्री कंटेम्पलेशन, ठीक है, किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन के लिए सबसे जो ज़रूरी और पहला काम है वो ये है कि हम उस सिस्टम्स में क्या करें, उस सिस्टम के साथ जो है एक रिलेशनशिप जो है वो कायम करें, उसके साथ एक ताल्लुक़ कायम करें और उस ऑर्गेनाइजेशन, उस सिस्टम में मौजूद जो काम करने वाले लोग हैं तो उनके साथ हम अपना एक रिलेशनशिप क्या करें, कायम करें। ठीक है, तो इस स्टेज को जो है प्री कंटेम्पलेशन स्टेज भी कहा जाता है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है उसको डायग्नोज द प्रॉब्लम मतलब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करते हैं। एक बार जब हमारी रिलेशनशिप जो है ये इस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर इस सिस्टम में मौजूद लोगों के साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और इसी इंटरेक्शन के दौरान हम उनसे डेटा गैदर करते हैं, जिसके ज़रिए हम उनकी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज वो फेस कर रहे होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं। फिर हमारे साथ तीसरा स्टेप है एक्वायरिंग रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन को लाने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। गैदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू द सिचुएशन फॉर चेंज। ठीक है, चेंज के लिए जो सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन के मुताबिक हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेप है वो चूज सोल्यूशन और पाथवे। सेलेक्ट अ पाथवे ऑफ चेंज या और सेलेक्ट अवेलेबल ऑप्शन एंड देन इम्प्लीमेंट। फिर हमने जो है चौथे स्टेप में क्या करना होता है, एक पाथवे जो है सेलेक्ट करनी होती है और उसी पाथवे पर फिर हम क्या करते हैं, हमने जो प्लानिंग की होती है तो उस प्लानिंग को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। पांचवा स्टेप हमारे साथ इस्टेब्लिश एंड एक्सेप्ट द चेंज। वंस चेंज इस्टेब्लिश, जब हम मॉडिफिकेशन पॉलिसीज़ को नाफिज कर देते हैं, इट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड अटेंशन टूवर्ड रेजिस्टेंस। इसको जो है फिर हमने क्या करना होता है, हर हाल में नाफिज करना होता है, लोगों पर जो है इसको फॉलो करना लाजमी हो जाता है और इसके नतीजे में जो अपोजिशन देखने को मिलती है तो उसको भी हमने क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। ठीक है, मेक श्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेंज इज़ इन न्यू रूटीन। और इसी तरह से हमने इस बात की भी यकीन दहानी करनी होती है कि जो पॉलिसी हमने नाफिज की है तो इस पॉलिसीज़ को जो है डेली रूटीन में जो है इसको मॉनिटर किया जाए, ताकि देखा जाए कि लोग इसको रूटीनली फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और जो छठा स्टेप है वो है स्टेबलाइजेशन और मेंटेनेंस। चेंज सक्सेसफुल मॉनिटर इफेक्ट सिस्टम। जब हम चेंज पॉलिसी को नाफिज कर देते हैं तो फिर हम इस पॉलिसी की वजह से सिस्टम में जो इफ़ेक्ट्स पैदा हो रहे हैं या सिस्टम जो इफ़ेक्ट हो रहा है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि इसको जो है हम उस वक्त तक मेंटेन रखेंगे जब तक ये नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, फिर हमारे साथ जो चौथी थ्योरी है, ठीक है, चेंज की, वो है रोजर मॉडल इनोवेशन डिसीजन मेकिंग। Roger in 2003
टेक्स अ ब्रॉडर अप्रोच देन लेविन लिपिट और हैवलॉक। रोजर ने 2003 में जो है लेविन लिपिट और हैवलॉक के बनिस्बत जो चेंज के हवाले से जो मॉडल पेश किया था, तो ये एक नया वर्जन था, ठीक है, जो कि कॉपी नहीं था बल्कि इनका अपना बनाया हुआ एक नया वर्जन था, जो कि एक ब्रॉड जो कि वसी रेंज पर फैला हुआ था। ही प्रोपोज 5 स्टेप प्रोसेस फॉर चेंज। इन्होंने जो है चेंज के लिए 5 स्टेप्स प्रोसेस जो है वो पेश किया था, जिसमें 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस तरीके से आप जो है इफ़ेक्टिवली मॉडिफिकेशन जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में जो है वो ला सकते हैं। हिज फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस ऑन द रिवर्सिबल नेचर ऑफ चेंज। इसने जो थ्योरी पेश की थी, तो इस थ्योरी में असल में जो है रिवर्सिबल नेचर ऑफ चेंज के हवाले से जो रिवर्सिबल नेचर है उसके बारे में जो है बात की थी। रिवर्सिबल नेचर से यहाँ मुराद ये है कि जब आप पॉलिसीज़ को नाफिज कर देते हैं, तो उस पॉलिसीज़ को नाफिज करने की वजह से अगर लोग बहुत ज़्यादा अपोजिशन शो करती है और आपका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो मुतासिर होती है, तो आप उस पॉलिसीज़ को जो है वापस ले सकते हैं, ठीक है, और उस पॉलिसीज़ में फिर मज़ीद जो है दोबारा से कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा से अप्लाई करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोग हैं उनको जो है इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस तरह से उस मॉडिफिकेशन के लिए आमादा कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रिवर्सिबल आप जो है रिवर्सिबल स्टेप्स लेकर अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको आप नाफिज कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट में इनिशियली अडॉप्ट चेंज बट लेटर डिसकंटिन्यू और रिवर्स इट। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप मिसाल के तौर पर एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें पार्टिसिपेंट जो है वो इनिशियली आपने जो पॉलिसीज़ नाफिज की है होती है, तो उसको जो है वो उसी टाइम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी टाइम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उस पर जो है वो अमल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद जो है वो उसको क्या कर देते हैं, उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, या वो पॉलिसी जो है वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं। या इसके अलावा दे में इनिशियली रिजेक्ट, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टार्ट में रिजेक्ट करते हैं, अपोजिशन शो करते हैं, लेकिन बाद में जो है उसको एक्सेप्ट करके उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। Roger, if the change agent is unsuccessful in achieving full implementation of a proposal, it should not be assumed the issue is dead। ठीक है, अगर चेंज एजेंट जो है इस काम में नाकाम हो जाए कि वो जो है मुकम्मल तौर पर जो पॉलिसीज़ है उसको नाफिज ना कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिसीज़ या जो चेंज था या जो प्रपोज़ल था वो नाकाम था या उसका कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि इट कैन बी रीशोरेक्टेड परहैप इन एन अल्टर्ड फॉर्म और एट अ मोर अपॉर्चून टाइम। ठीक है, बल्कि इसको जो है वो दोबारा से रीशोरेक्टिक करेंगे, मतलब उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाकर उसको दोबारा से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एक ख़ास मौके पर। रोजर स्ट्रेस द टू पीपल आर द की टू चेंज। रोजर ने जो है दो बातों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि ये दो चीज़ें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं चेंज में। एक हमारे साथ की पीपल मतलब जो चेंज एजेंट होते हैं, और दूसरा हमारे साथ पॉलिसी मेकर जो पॉलिसीज़ बनाने वाले होते हैं। रोजर के जो 5 स्टेप प्रोसेस है उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ नॉलेज है। एन इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ एन इनोवेशन एंड लर्न हाउ इट वर्क। सबसे पहले जो है आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने लोगों को जो है एजुकेट करना है, लोगों को जो है उस चीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है जो कि आप नाफिज करने वाले होते हैं, और इस तरह से उनको जो है आपने बताना होता है कि ये जो है ये किस तरह से काम करेगी। तो आपका पहला जो काम होता है, ठीक है, किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करने के लिए, तो आपने जो है अपने लोगों को जो है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देनी होगी, उनको जो है एक्नॉलेज करना होगा। दूसरा काम परसुएशन है, ठीक है। एन इंडिविजुअल फॉर्म अ फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड द इनोवेशन। परसुएशन में आपके पास ऐसे लोग भी आएंगे जो कि आपकी जो इनोवेशन है या आप जो चीज़ मुतारिफ कराना चाहते हैं, तो उसकी कुछ लोग अगेंस्ट भी होंगे और कुछ लोग जो है इसको जो है एक्सेप्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से
जो तीसरा स्टेप है वो है डिसीजन। An individual undertakes activities that lead to a choice to adopt or not adopt the innovation। फिर हमारे साथ जब आप लोगों को जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी जो पॉलिसी है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर जो चौथा स्टेप है वो है इम्प्लीमेंटेशन। An individual seek information and experience that। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, एन इंडिविजुअल यूजेस द इनोवेशन। इम्प्लीमेंटेशन में फिर जो लोग हैं वो उस पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और पांचवा जो है वो है कंफर्मेशन, जिसमें इंडिविजुअल जो है seek information and experience that confirm the decision they made or reverse the previous decision। तो इसमें कंफर्मेशन में जो लोग हैं तो वो फिर अपने जो उन्होंने डिसीजन लिए होते हैं, मतलब जिन्होंने अडॉप्ट किया था और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया था, तो इससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, तो इसके बेस पर फिर वो मज़ीद फ़ैसला करेंगे कि आया हमें जो है इस चीज़ को अब अडॉप्ट करना चाहिए या दोबारा वापस जाना चाहिए जिन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये वो थ्योरी थी, चेंज थ्योरी थी, जिसको रोजर ने 2003 में पेश की थी, और ये थ्योरी जो है 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल थ्योरी थी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो पांचवी थ्योरी है वो है प्रोचेस्का एंड डायक्लेमेट, जिन्होंने 2005 में इस थ्योरी को पेश की थी। प्रोचेस्का एंड डायक्लेमेंट प्रोपोज अ ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे साथ, ठीक है, ये भी 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। ये एक पहला स्टेप हमारे साथ प्री कंटेम्पलेशन है। ठीक है, पीपल डोंट सी देयर बिहेवियर इज़ अ प्रॉब्लम, सो नो नीड टू चेंज, क्लाइंट इज़ रेजिस्टेंट टू चेंज। प्री कंटेम्पलेशन फेज़ ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें लोग इन्वायरमेंट में मौजूद या जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो मौजूद होते हैं वहाँ पर वो प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन लोग जो है उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं मानते, उसको प्रॉब्लम नहीं एक्सेप्ट करते, और इस वजह से वो किसी किस्म की मॉडिफिकेशन के हक में नहीं होते और किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन, किसी भी किस्म के चेंज के अगेंस्ट वो होते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ दूसरा स्टेप आता है कंटेम्पलेशन। दूसरा स्टेप ये कंटेम्पलेशन है जिसमें लोग जो है वो उस इन्वायरमेंट या उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद जितनी भी इश्यूज़ होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी वो किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन या चेंज के लिए जो है राज़ी नहीं होते। फिर इसके बाद जो तीसरा फेज़ है वो हमारे साथ प्री प्रेपरेशन फेज़ है। ठीक है, प्री प्रिपरेशन मतलब प्रिपेयर, तैयार होने से पहले का जो फेज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, पीपल डिसाइड टू चेंज देयर डिसफंक्शनल बिहेवियर। इस फेज़ में लोग जो है वो फैसला कर लेते हैं कि हमारा जो डिसफंक्शनल बिहेवियर मतलब ऐसा रवैया जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो हमें इस तरह का रवैया जो है वो छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें फ़ायदे नहीं पहुंचते और इसके जो नुकसानात हैं वो हमें पहुंच सकते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, वो फैसला कर देते हैं कि यार अब हमें अपना रवैया जो है वो जो है बदल देना चाहिए और हमें अपने रवैये में जो है मॉडिफिकेशन कर देनी चाहिए। फिर इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो है एक्शन। पीपल प्लान इनटू एक्शन, पीपल वर्क ऑन डिसफंक्शन बिहेवियर। सो जो प्लानिंग की होती है उस पर लोग एक्ट करना शुरू कर देते हैं और अपनी जो डिसफंक्शनल बिहेवियर मतलब ऐसा बिहेवियर जिससे उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता तो उसको जो है चेंज करना शुरू कर देते हैं। और पांचवा जो फेज़ है वो है मेंटेनेंस, जिसमें पीपल इंगेज इन न्यू बिहेवियर फॉर एटलीस्ट 6 मंथ, जिसमें लोग जो है नया बिहेवियर, नया रवैया जो है वो इख्तियार कर लेते हैं और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 6 महीने तक जो है वो इस नए रवैये को जो है स्ट्रिक्टली क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, सो कंपैरिजन ऑफ चेन मॉडल, तो ये डिफरेंट जो 5 चेन थ्योरी है जिसमें एक लेवन ने पेश की थी, एक लिपेट एंड उसकी कुलीग ने पेश की थी, एक हेवलॉग ने पेश की थी, एक रोजर ने, और एक प्रोचेस्का एंड डायक्लेमेट ने पेश की थी। ठीक है, तो इसको आप ख़ुद देख सकते हैं। लेवन जो है ये 3 फेजेस पर मुश्तमिल है, लिपेट जो है ये 7 स्टेप प्रोसेस पर मुश्तमिल है, हेवलॉग जो है ये 6 फेजेस
6 स्टेप्स प्रोसेस पर मुश्तमिल है, रोजर जो है 5 स्टेप प्रोसेस पर मुश्तमिल है, और प्रोचेस्का एंड डाइक्लेमेंट ये भी 5 स्टेप प्रोसेस पर मुश्तमिल चेंज थ्योरी है। ठीक है। The change process can be related to nursing process and is described by Sullivan in 4 steps. चेंज प्रोसेस जो है इसको आप नर्सिंग प्रोसेस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, और इसको जो है सुलिवन ने जो है 4 स्टेप में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, जिसमें पहला स्टेप हमारे साथ असेसमेंट है। असेसमेंट में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके मुताबिक डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं। फिर उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम प्लान द रिसोर्सेज दैट मेक द चेंज, एस्टेब्लिश फीडबैक। हम क्या करते हैं, उन रिसोर्सेज को क्या करते हैं, प्लान करते हैं, जिसके ज़रिए हमने क्या करना होता है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ठीक है। फिर जो तीसरा फेज़ है वो हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हमने जो प्लानिंग की होती है तो उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और जो चौथा फेज़ है वो है इवैल्यूएशन, जिसमें हम अपने जो इंटरवेंशन है उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसकी इवैल्यूएशन करते हैं, और इसके साथ साथ स्टेबलाइज द एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट को हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। द चेंज स्ट्रेटजीज, specific strategies can be used depending on the amount of resistance anticipated and the degree of power the change agent possesses। ठीक है। कुछ ऐसे ख़ास तरीके हैं जिसको हम यूज़ करते हुए जो रेजिस्टेंस चेंज के अगेंस्ट हो रही होती है तो उसको हम मैनेज कर सकते हैं, और इसी तरह से जो चेंज एजेंट में मौजूद जितनी भी पावर होती है तो उसके मुताबिक हम इन स्ट्रेटजीज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें पहला जो चेंज स्ट्रेटजी है जिसके ज़रिए हम चेंजेस को नाफिज कर सकते हैं वो है पावर कोर्सिव स्ट्रेटजी। ठीक है। दूसरा जो तरीका है वो है एम्पिरिकल रेशनल मॉडल, और जो तीसरा तरीका है वो है नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी। ठीक है। तो ये 3 बेसिक तरीके हैं जिसके ज़रिए हम मॉडिफिकेशन जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट में ला सकते हैं। तो सबसे पहले पावर कोर्सिव स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो इससे मुराद सिंपल अल्फाज में ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको जो दर्जा मिला है, आपको जो स्टेटस मिली है, तो इस स्टेटस के बुनियाद पर आप क्या करते हैं, अपने अंडर मौजूद लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को आप फोर्स करते हैं कि वो इस पॉलिसी को क्या करे, एक्सेप्ट करे, और इस पॉलिसी पर जो है इस पर अमल पेरा हो और इसके मुताबिक सारे काम करे। तो इस तरीके से जो है आप जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को जो है, मॉडिफिकेशन को जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सो पावर कोर्सिव स्ट्रेटजीज आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पावर बाय लेजिटिमेट अथॉरिटी। चेंजेस आर मेड थ्रू लॉ, पॉलिसी और फाइनेंशियल अप्रोप्रिएशन। ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि पावर कोर्सिव स्ट्रेटजी जो है ये हमारे साथ वो स्ट्रेटजी होती है, वो तरीके होते हैं। ठीक है। जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो पावर मिली होती है तो उसको यूज़ करते हुए आप लोगों को क्या करते हैं, किसी भी किस्म की पॉलिसी पर जो है उस पर अमल पेरा करने के लिए क्या करते हैं, उनको फोर्स करते हैं, उनको जो है कायल करते हैं। फिर हमारे साथ जो दूसरा तरीका है, ठीक है, मॉडिफिकेशन को नाफिज करने की, वो है एम्पिरिकल रेशनल मॉडल। एम्पिरिकल रेशनल मॉडल से मुराद ये है कि इसमें आप लोगों को जो है वजूहात बताते हैं, लोगों को जो है कायल करते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा जो चेंजेस हम लाना चाहते हैं, जो नए पॉलिसीज़ हमने बनाए हुए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, और सबसे बढ़कर इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरह से विद रीज़न जो है आप अपने अंडर काम करने वाले लोगों को क्या करते हैं, कायल करते हैं कि वो इस मॉडिफिकेशन या इन पॉलिसीज़ को क्या करे, एक्सेप्ट करे, और इसके साथ साथ जो है अपने आप को क्या करे, अडॉप्ट करे, एडजस्ट करे अपने आप को। ठीक है। In the empirical rational model of change strategies, the power ingredient is knowledge. The assumption is that people are rational and will follow their rational self-interest
It is also assumed that the change agent who has knowledge has the expert power to influence people to accept a rationally justified change that will benefit them। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि इसमें जितनी भी बातें होती है तो वो नॉलेज के बेस पर होती है, जिसमें नॉलेज के ज़रिए ही अपने अंडर काम करने वाले या ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को क्या किया जाता है, उनको इनकरेज किया जाता है, उनको जो है प्रॉपर तरीके से रीज़न दिए जाते हैं, उनको जो है वजह जो है वो बताया जाता है कि किस वजह से हम मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, पॉलिसीज़ को जो है नए पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं और इससे जो है आपको क्या फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से जो है उनको कायल किया जाता है नए पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है मॉडिफिकेशन लाने के लिए वो है नॉर्मेटिव री एजुकेशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, री एजुकेटिव स्ट्रेटजीज। एंड दिस मॉडल द पावर इज इंग्रेडिएंट नॉट authority or knowledge but skills in interpersonal relationship. The change agent does not use coercive but collaboration. Members of the target system are involved throughout the change process, value the conflict from all parts of the system, are brought into open and work through so change can be progress। ठीक है, नॉर्मेटिव री एजुकेटिव स्ट्रेटजी ये हमारे साथ एक ऐसा तरीका है मॉडिफिकेशन को लाने की, पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करने की, जिसमें किसी किस्म की अथॉरिटी या किसी किस्म की नॉलेज को जो है नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि इसमें जो है स्किल्स इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के दरमियान लोगों के साथ आपके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं तो उन उस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को किस तरह से उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, किस तरह से इन ताल्लुकात के बेस पर हम अपने जो जाने माने लोग हैं उसको जो है राज़ी कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बेस पर जो है अपने अंडर काम करने वाले लोगों को क्या किया जाता है, कायल किया जाता है और इस तरह से उनको जो है पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए उनको राज़ी किया जाता है। रेजिस्टेंस टू चेंज। रेजिस्टेंस टू चेंज इज़ टू बी एक्सपेक्टेड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। अब मॉडिफिकेशन पॉलिसीज़ जो नए पेश किए जाते हैं, ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंस क्यों जो है लोग करते हैं, क्यों लोग जो है इसकी मुखालफत करते हैं, तो इसके मंदजज़ील वजूहात होते हैं। सबसे पहले लेक ऑफ ट्रस्ट, कमी मतलब ट्रस्ट की कमी की वजह से लोग जो है मॉडिफिकेशन जो है वो नहीं करना चाहते। ठीक है, लोग जो है वो किसी किस्म की पॉलिसी जो है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसके अलावा फियर ऑफ फेलियर, लोगों को डर होता है कि कहीं हम नाकाम ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से वो अपोजिशन शो करता है। इसके अलावा लॉस ऑफ स्टेटस और इनकम, कहीं हमारी जो स्टेटस है वो लॉस ना हो जाए या हमारी इनकम में कटौती ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से जो है लोग क्या करते हैं, अपोजिशन शो करते हैं चेंज को। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों को जो है सही तरीके से पता नहीं होता उस चीज़ के हवाले से, उन पॉलिसीज़ के हवाले से, जिसकी वजह से वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और फिर इसी वजह से वो क्या करते हैं, अपोजिशन मज़ाहमत शो करते हैं। इसके अलावा बिलीव दैट चेंज इज़ अननेसेसरी और दैट इट विल नॉट इम्प्रूव द सिचुएशन, लोगों को इस बात का भी बिलीव होता है, ठीक है, कि इससे जो है हमारी जो सिचुएशन है इसमें किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी या ये चेंज जो है ये इतनी ज़रूरी नहीं है, तो इस वजह से लोग जो है इसकी मज़ाहमत करते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट टू चेंज, एम्प्लॉयज़ जो है इस वजह से चेंजेस को अपोजिशन शो करते हैं क्योंकि दे डिसलाइक और डिसअप्रूव द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज, क्योंकि वो उस बंदे को जो है वो नापसंद करते हैं या उस बंदे को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते जो कि इन पॉलिसीज़ को नाफिज कर रहा है, इन मॉडिफिकेशन को लाना चाहता है। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं, अपोजिशन शो करते हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज, हाउ टू आइडेंटिफाई, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बंदा अब रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसके लिए कुछ मंदरजज़ील स्टेटमेंट है जिससे हमें पता चलता है, जिसमें पहले नंबर पर वी ट्राइड दैट बिफोर, हमने पहले भी इस तरह के काम किए हैं, सो आप अब ये करते हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम इसकी मुज़ाहमत करते हैं। इसी तरह से इट वॉन्ट वर्क, ये
काम नहीं करता या इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह से नो वन एल्स डज इट लाइक दैट, कोई भी इसको इस तरह से नहीं करता जिस तरह से आप करते हैं, तो मतलब अपोजिशन शो कर रहा है। वी कॉन्ट अफोर्ड इट, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी डोंट हैव द टाइम, हमारे पास इसके लिए टाइम नहीं है। इट विल काज टू मच कमोशन, इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कमोशन होगी, ठीक है। इसके अलावा एवरी न्यू बूथ वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, हर नया बंदा जो है वो कुछ मुख्तलिफ करना चाहता है, ठीक है। मतलब हर नया बंदा आता है और अपने आप से जो है नए पॉलिसीज़ को नाफिज करना चाहता है या पसंद करता है। इसके अलावा लेट स्टार्ट अ टास्क फोर्स टू लुक एट इट, पुट इट ऑन द एजेंडा। मैनेज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम किस तरह से मैनेज करेंगे, अपोजिशन को हम किस तरह से डील करेंगे। सो टॉक टू दोज हु अपोज द चेंज, गेट टू द रूट ऑफ देयर रीजंस फॉर अपोजिशन। सो वो लोग जो कि मुज़ाहमत कर रहे हैं पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, तो उनसे जो है सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए और वो किस वजह से अपोजिशन शो कर रहे हैं, किस वजह से वो उन पॉलिसीज़ की मुज़ाहमत कर रहे हैं, उसकी जो बुनियादी जड़ है उसको भी जो है जानना होगा। तो पहला एक मेथड ये है कि इसके ज़रिए आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। दूसरा, क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन को क्लेरिफाई करें और उनको जो है एक्यूरेट फीडबैक जो है प्रोवाइड करें, ठीक है। उनके जितनी भी क्वेश्चन है उसका सही से जवाब दे और उनके जो फीडबैक है वो उनके जो सवालात है उसके फीडबैक जो है उनको प्रोवाइड करें। इसके अलावा बी ओपन टू रिविजन बट क्लियर अबाउट व्हाट मस्ट रिमेन, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस, आपकी मुज़ाहमत से क्या नुकसानात हमें उठाने पड़ सकते हैं, तो ये जो हैं उनको क्या करें, इसकी वजाहत करें। एम्फसाइज द पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, आपके राज़ी होने की वजह से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बारे में उनको बताएं। कीप रेजिस्टर्स इन्वॉल्व इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद सपोर्टर, इसी तरह से जो मुज़ाहमत करने वाले लोग हैं उनको जो है सपोर्टर्स के साथ जो है उनकी इंटरेक्शन कराए ताकि इनकी जो मनफी ख्यालात है वो क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मेंटेन अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट, सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस, और ऐसा माहौल जो है उसको मेंटेन रखे, ऐसा माहौल बनाए जिसमें सारे लोग जो है एक दूसरे पर यकीन कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो और एक दूसरे और उनको जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। The next role, initiating change. Change often is not initiated by top level management. तो ये एक सिंपल चीज़ है, इसको आप ख़ुद जो है स्टडी कर दे, ठीक है। इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन वाली बातें नहीं है जो कि मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ। सो ये आपका असाइनमेंट हो गया, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं यूनिट नंबर 6 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।